Hello students, now we are going to start next lecture of metals and non-metal. तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्या स्टडी कर लिया पहले जान ले। तो प्रीवियस लेक्चर में हम स्टार्ट कर चुके थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर और कंसंट्रेशन के कुछ फिजिकल मेथड्स भी हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रॉथ फ्लोटेशन। तीनों प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है बच्चों कंसंट्रेशन का, वो कैसा मेथड है? केमिकल मेथड। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट केमिकल मेथड जिसका नाम होगा बच्चों लीचिंग। और मैंने कुछ केसेस भी बताया था कि लीचिंग एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम ओर के प्योरिफिकेशन के लिए, सिल्वर ओर या हम बात करें गोल्ड ओर के प्योरिफिकेशन के लिए इस मेथड को काम में लिया जा सकता है। अब हमें देखना है कि ये मेथड किस तरह से काम करता है। तो बच्चों लीचिंग में मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि लीचिंग केमिकल मेथड है, तो केमिकल रिएक्शंस भी आएंगी और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स भी आएंगे जिनके फॉर्मूलाज जनरली आप लोगों ने नहीं देखे हैं। तो काफी टिपिकल से फॉर्मूला, एक टिपिकल से केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और ये टॉपिक आपका टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आपके एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक एडिशनल टॉपिक है, आप उसी वे के साथ इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, इसे इतना ज्यादा सीरियस ना लें जिससे आप अपने कंटेंट में और ज्यादा वीक ना हो जाएं। चलिए तो हम बात करते हैं लीचिंग की। लीचिंग मेथड क्या होगा? तो इसके अंदर जो आपका ओर होगा, इस ओर के साथ इंप्योरिटीज मिक्स्ड होंगी। जो पाउडर्ड ओर आपको बताया जा रहा है उस ओर के साथ इंप्योरिटीज मिक्स होंगी। अब यहां पर बच्चों हमारा टारगेट है कि हम एक सुटेबल रिएजेंट की हेल्प से जो ओर होगा उसे सॉल्यूबल बना देंगे, जबकि इंप्योरिटीज कैसी रहेंगी? इनसॉल्यूबल रहेंगी। तो हम बात करें इन दिस प्रोसेस, और जो है soluble रहेगा by using a suitable chemical reagent while impurities remains insoluble। क्लियर? इसलिए यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। पहले और जो उसके साथ इंप्योरिटीज थी उनमें किसी तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं था। इस एग्जांपल से मैं आपको बात करता हूं, जैसे कि एल्यूमिनियम का जो ओर होता है बॉक्साइट ओर के साथ जो इंप्योरिटीज होती हैं Fe2O3 की, टाइटेनियम ऑक्साइड होता है TiO2 SiO2। तो ये तो है बच्चों और ये और के साथ जो अटैच्ड है, ये तीनों बच्चों यहां पर क्या होंगे? गैंग होगी। बट अगर मैं देखूं तो कोई किसी भी तरह से इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे वाटर में इनसॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी से भी आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, मींस किसी इनके अपीयरेंस में, इनकी डेंसिटी में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है जिससे मैं बॉक्साइट से इनको अलग कर सकूं। तो यहां पर मेरा मेथड क्या होगा कि हम एक सुटेबल केमिकल रिएजेंट लेंगे जो बॉक्साइट पर अटैक करेगा, बाकी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और बॉक्साइट के साथ एक केमिकल रिएक्शन करके बॉक्साइट को वाटर सोल्यूबल बना देगा। तो इसके साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएगा और ये सोल्यूबल हो जाएगा। ये सोल्यूबल होने के बाद इसे इंप्योरिटीज से आप अलग कर लोगे और फिर वापस से किसी केमिकल मेथड से हम बॉक्साइट को वापस से रीगेन कर लेंगे। तो बच्चों वो मेथड क्या होगा और वो केमिकल रिएजेंट क्या होगा वो हम यहां पर समझ लेते हैं। तो इसके साथ में बच्चों मिक्स किया जाता है यहां पर NaOH को। NaOH यहां पर क्या होगा? ये सुटेबल केमिकल रिएजेंट होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, साथ में यहां पर वाटर आपने मिक्स किया, ये इसके साथ बना लेता है बच्चों Na2Al NaLOH होल 4। NaLOH होल 4 यहां पर एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको इस तरह से मिलेगा। तो बच्चों यहां पर बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला होता है, बॉक्साइट को हम यहां पर लिख दे Al2O3। तो Al2O3 जो है इसके साथ ये इंप्योरिटीज थी, आपने NaOH सुटेबल केमिकल रिएजेंट दिया, ध्यान से समझिएगा। तो इसके साथ केवल किसने रिएक्ट किया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने। बाकी ने किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की। इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन नहीं की, ये सब कैसे रहे? इनसॉल्यूबल रहेंगे।
देंगे और जो आपका बॉक्साइट है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप फिल्ट्रेशन की मदद से आप इस सोल्यूबल इन इंप्योरिटीज को अलग कर देंगे और आपके पास अब प्योर फॉर्म में क्या बन जाएगा, NaAlOH होल 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, इससे हमें फर्दर वापस से रिगेन करना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो हम इससे पास करते हैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही CO2 गैस इससे पास की जाती है तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, Al2O3.XH2O, और साथ में यहां पर आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। मैं आपको बता दूं कि सोडियम कार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होगा और ये इनसोल्यूबल होगा। तो आप स्टेप्स को समझते जाइए, इससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने यहाँ पर बॉक्साइट के साथ NaOH को रखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसी एल्कली के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया, तो इसने एल्कली में एक सोल्यूबल कंपाउंड बनाया, जबकि इंप्योरिटीज यहाँ पर सोल्यूबल नहीं थी। तो आपने इंप्योरिटीज को यहीं से फ्री कर दिया। अब फिर आपने इस कंपाउंड के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में आपने पास की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। जैसे आप सॉल्यूशन से CO2 पास करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस सॉल्यूशन में बॉटम पर क्या कलेक्ट हो जाएगा, Al2O3.XH2 मींस हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि जो Al2O3.XH2 आपको मिला है, हमें हाइड्रेटेड से कोई मतलब नहीं है, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो फर्दर हम इसे स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा Al2O3 सॉलिड प्लस यहां पर जो H2O है ये गैस स्टेट में यहां से वेपराइज हो जाएगा। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाएगा, जिससे आप किसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को। तो बच्चों ये एक लीचिंग मेथड है, कई सारे केमिकल रिएक्शन आपने करवाई, बट इस केमिकल मेथड का या इस प्रोसेस में हम क्या फॉलो करते हैं वो आपको समझना है कि हमने ओर को किसी केमिकल सब्सटेंस से ऐसे नए केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जो सॉल्युबल होगा, जबकि इंप्योरिटीज कैसी रहेंगी, इनसॉल्युबल रहेंगी। फिर इसमें एक और स्टेप ऐड हो जाती, दो स्टेप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ओर को कैसे सॉल्युबल बनाया, और दूसरी स्टेप जिस सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट किया उससे आपने वापस से ओर को कैसे अलग किया। क्लियर? तो इस तरह से हम ये एक मेथड कवर कर चुके हैं एल्यूमिनियम के लिए। अब हम बात करते हैं कि सिल्वर और गोल्ड में लीचिंग मेथड किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों ऐसे मैं मिटा देता हूं, फिर हम बात करते हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए। तो ये बॉक्साइट का एग्जांपल था। अब गोल्ड और जो कि नेटिव फॉर्म में आपको मिलते हैं, सिल्वर और ये भी आपको नेटिव फॉर्म में मिलेगा। तो इनका प्योरिफिकेशन किस तरह से होगा, तो इनके प्योरिफिकेशन के लिए आप इस तरह से देखें। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मेटल है, ये यहाँ पर M क्या हो सकता है बच्चों, गोल्ड भी हो सकता है या फिर सिल्वर गोल्ड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमें ये इम्प्योर है, ये मेटल यहाँ पर बच्चों कैसी है, इम्प्योर है। कई सारी इसमें इम्प्योरिटीज है, गैंग पार्टिकल्स इसके साथ मिक्स्ड है, बट यहां पर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम डायरेक्टली इन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए हमने सोडियम साइनाइड की मदद ली। तो यहां पर सुटेबल केमिकल रिएजेंट सोडियम साइनाइड होगा। सोडियम साइनाइड के साथ में बच्चों यहाँ अपने हमने एयर की सप्लाई भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, मींस ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी, और उसके साथ में हमने यहाँ पर वाटर भी ऐड कर दिया। तो सोडियम साइनाइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये तीनों यहां पर रिक्वायर्ड होंगे, और इन तीनों के साथ मिलकर जो मेटेलिक एलिमेंट होगा, जो मेटेलिक एटम होगा, वो रिएक्ट करेगा, और यहां पर एक फिर से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा प्लस NaOH। इक्वेशंस में बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप केवल प्रोसेस को समझिए कि हमने सोडियम साइनाइड, ऑक्सीजन और वाटर की मदद से, इनकी हेल्प से जो मेटल था इसे आपने एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये जो कंपाउंड आपको मिला मींस मेटल को एक सॉल्यूबल कंपाउंड के में आपने कन्वर्ट कर दिया। यहां पर मेटल्स और इंप्योरिटीज कैसी थी, इनसॉल्यूबल थी। तो जैसा आपने प्रीवियस मेथड में पढ़ा, अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने एक सॉल्यूबल कंपाउंड निकाल लिया, आप में से अलग कर लूंगा, इससे अलग कर लूंगा तो इंप्योरिटीज तो अलग हो गई। अब सेकेंड स्टेप
जो आपके माइंड में है कि मैं इससे वापस से मेटल को कैसे अलग करूंगा। तो उसके लिए आप समझिए कि आपको जो कंपाउंड मिला है ये है सोडियम। जैसे कि अगर यहां पर गोल्ड होगा तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, सोडियम, सोडियम सिल्वर साइनाइड, गोल्ड साइनाइड, इस तरह से। तो मेटल, और यहां पर क्या होगा, अब बच्चों ये एक्वस सॉल्यूशन मींस ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन आपको मिला मेटल कंपाउंड का। अब इससे वापस मेटल एम को मींस सिल्वर या गोल्ड को अलग करना है, तो हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल जो कि जिंक है वो हमने यहां पर ऐड कर दी। अब जिंक क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स से मेटल एम को डिस्प्लेस करेगा और एम की जगह को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, जिंक, और मेटल एम सॉलिड स्टेट में सेपरेट हो जाएगा। मींस आपको क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल। तो यहां पर सेकंड स्टेप किस तरह से काम कर रही है, डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो जिंक जब यहां पर आएगा तो नेक्स्ट कंपाउंड आपको मिलेगा Na2ZnCN4, और साथ में आपको यहां पर मिल जाएगी मेटल सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। मींस ये आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल, जो कि क्या हो सकती है, सिल्वर या गोल्ड हो सकती है। तो गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग इस तरह से की जाती है। ध्यान रखिएगा, दो स्टेप आपको पढ़नी है। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, NaCnO2 वाटर के साथ। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स से वापस मेटल को अलग करने के लिए हम मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा और आपको क्या मिल जाएगी, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो ऑटोमेटिकली सॉलिड स्टेट में सेपरेट हो जाएगी। तो बच्चों लीचिंग मेथड है, आप इतना स्टडी करें, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्दर क्लास के लिए। क्लास 12th में जब मेटलर्जी आएगी, अभी आपके लिए इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग यहां पर नहीं की है, क्योंकि आप जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे तो आप इनका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो तब आप इनकी नेमिंग स्टडी करेंगे, लिखेंगे, तो ये आपको थोड़ी ईजी लगेगी। अभी मैं अननेसेसरी कंफ्यूजन ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता हूं, केवल आप इस थ्योरी को इसी तरह से स्टडी कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने कॉन्सेंट्रेशन के सारे मेथड स्टडी कर लिए, आपने ओर का प्योरिफिकेशन कर लिया, तो अब अगली स्टेप क्या होगी, मेटलर्जी की। तो बच्चों अब तो केवल इतना ही बचा है कि प्योर ओर आ चुका है, तो प्योर ओर से मेटल निकाल लें। प्योर ओर को किस में कन्वर्ट कर दें, मेटल में कन्वर्ट कर दें। और प्योर ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है, तो इससे मैं एक बार आपको इस तरह से बताता हूं। प्योर ओर से हमें बनानी है बच्चों मेटल। प्योर और जैसे कि मान लो आपके पास जिंक सल्फाइड है, मतलब मुझे जिंक सल्फाइड से क्या बनाना है, जिंक बनाना है, तो इसके सल्फर को अलग करना है। इधर जिंक सल्फाइड में जिंक की स्टेट क्या है, जिंक सल्फाइड में बच्चों आप बता सकते हो कि यहां पर जिंक की स्टेट में 2+ में, और यहां पर जिंक की स्टेट क्या है, 0। मतलब इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना हो तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। मींस हमारा अगला मेथड क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। क्लियर। बट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम ये मेथड डायरेक्टली फॉलो नहीं करते हैं। डायरेक्टली आप प्योर और को मेटल में रिड्यूस नहीं कर पाओगे। मींस जनरली ये रिडक्शन फॉलो नहीं होगा। कुछ केसेस में हो सकता है, मान लीजिए आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें आप डायरेक्ट रिडक्शन लगाकर मेटल बना सकते हैं। देखो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे कि ZnS से मुझे मेटल बनानी है, तो सबसे पहले मैं इस प्योर ओर को किस में कन्वर्ट करूंगा, ऑक्साइड ओर में, और फिर इसके बाद में यहां पर अप्लाई करूंगा रिडक्शन। ठीक है, मींस ZnO को आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाकर क्या बना देंगे, ZnO, और ZnO को फर्दर रिड्यूस करके आप क्या बना लेंगे, जिंक मेटल। तो बच्चों दो मेथड आपके सामने मैंने ZnS से जिंक बनाने के लिखे हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक ऑक्साइड पर जाकर फिर मेटल पर जाना। तो सबसे पहले तो बात कर लें कि दोनों में सुटेबल कौन सा है या कौन सा फॉलो किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ज्यादातर केसेस में हम पहले मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल का रिडक्शन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रिडक्शन करना सभी केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। ना ये इतना प्रॉफिटेबल मेथड है, ना ही बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। तो मोस्ट कन्वीनियंट कॉन्सेप्ट यही होगा कि हम पहले उसे ऑक्साइड और बनाएंगे, फिर उसे रिड्यूस करेंगे मेटल में। पहले ऑक्साइड और बनाएंगे, फिर रिड्यूस करेंगे मेटल में। बट ऐसा हमेशा नहीं करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड और है और इससे अगर आपको सोडियम बनाना है, तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट लिक्विड NaCl से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो
आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सोडियम मेटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड से मेटल डायरेक्टली बनाई जा सकती है, बट मॉडरेट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव के केस में आपको उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? मींस आगे हमें दो स्टेप स्टडी करनी है कि पहली स्टेप ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करें और दूसरी स्टेप क्या होगी कि रिडक्शन कैसे किया जाए। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूं, एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हम इस मेथड पर डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पहले ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो आप बताएंगे कि मेटलर्जी जो है मींस जो कमर्शियल प्रोसेस होंगे तो हम इनके अंदर अपने प्रॉफिट को भी देखेंगे, प्रॉफिट प्रोसेस को देखेंगे कि प्रोसेस कन्वीनियंट है या नहीं है, तभी हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है मींस नेक्स्ट स्टेप जो होगी मींस कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड और जो आपको प्योर और मिला है, इस प्योर और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना है। इस प्योर और को इसे बनाना है बच्चों ऑक्साइड और इसे ऑक्साइड और बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है कैल्सिनेशन और सेकंड होता है रोस्टिंग। तो ये दो मेथड हैं, दोनों को आपको ध्यान से स्टडी करना है। कैल्सिनेशन कब अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में बना देता हूं, फिर इनके सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहली चीज, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है, कैल्सिनेशन किस कंडीशन पर लगता है, रोस्टिंग किस कंडीशन पर लगता है। ठीक है, दूसरा किस टाइप के ओर के लिए कैल्सिनेशन किया जाएगा और किस टाइप के ओर्स के लिए रोस्टिंग किया जाएगा। कैल्सिनेशन और रेस्टिंग के दौरान आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं। मींस आप जो आपका टारगेट है वो काम तो कर ही रहे हो, बट उसके साथ साथ अगर कोई और पॉजिटिव वहां पर इफेक्ट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्या होंगे। तो इन तीन क्वेश्चन के आंसर विद एग्जांपल आपको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करें कैल्सिनेशन की। सबसे पहला पॉइंट कि दोनों ही केसेस में हीटिंग की जाएगी, उसमें भी आप और को हीट करोगे और इसमें भी आप और को हीट करोगे। तो पहला पॉइंट हम लिख लें, हीटिंग ऑफ इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखो, इसमें आपने और को हीट किया और को हीट करने के लिए बच्चों यहां पर जो फर्नेस आपने ली उस फर्नेस का नाम देखिएगा, इसे बोला जाता है बच्चों रिवर्बरेटरी फर्नेस। रिवर्बरेटरी फर्नेस में एयर की एब्सेंस में या एयर की काफी कम अमाउंट में एक लिमिटेड सप्लाई में अगर आप और को हीट करेंगे तो उस मेथड को क्या बोला जाएगा, कैल्सिनेशन। मींस यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं होगी, बस केवल हीटिंग सप्लाई करनी है। मतलब अगर आप समझे मींस यहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, एक डिकम्पोजिशन। तो हम उन और को यहां पर प्रेफर करेंगे जिन्हें डिकम्पोज करने से ऑक्साइड मिल जाए, जिन्हें डिकम्पोज करने से हमें क्या मिल जाए, ऑक्साइड मिल जाए। अब बात करते हैं रोस्टिंग की। तो रोस्टिंग में क्या होगा, हीटिंग और इन रिवर्बरेटरी फर्नेस इन एक्सेस ऑफ एयर। मींस यहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हो या एक्सेस में हो, उसकी प्रेजेंस में अगर हीटिंग करोगे तो उससे बोला जाएगा रोस्टिंग। मतलब कि बच्चों ये क्लियर है कि यहां पर O2 का उस केमिकल और के साथ, उस और के साथ कोई ना कोई रिएक्शन होगा और यहां पर ऑक्सीजन की और के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब इसे आगे स्टडी करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होगी। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस जैसा कि इसका नाम है, तो हम इसे यहां पर इस तरह से समझ लेते हैं। यहां पर बच्चों ये और रखा हुआ है, प्योर और, जिसकी आप हीटिंग कर रहे हैं।
ये कुछ विंडोज या कुछ वेंट्स आप मान लीजिए जिनके थ्रू यहाँ पर एयर की सप्लाई की जा सकती है। तो एयर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिन्हें अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो एयर की सप्लाई वहां पर रुक जाएगी, और इन्हें अगर आप ओपन कर देंगे तो वहां पर एयर की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हम फ्यूल को बर्न करते हैं, तो यहाँ पर रखा हुआ है फ्यूल, क्योंकि हीटिंग आपको करनी है। तो यहाँ पर आप फ्यूल को हीट करेंगे, तो जैसे ये फ्यूल यहाँ पर बर्न होगा, ये फ्यूल यहाँ पर बर्न होना स्टार्ट होगा, तो जैसे हीट रेडिएशन निकलेंगी, हीट रेडिएशन, इसको थोड़ा बच्चों इस तरह से बना देता हूं, जैसे ये हीट रेडिएशन ऊपर जाएंगी, हीट रेडिएशन यहां से ऊपर जाएंगी और यहां से रिफ्लेक्ट होकर बच्चों ये किस तरफ आएंगी, मींस जो हीट है वो ऊपर जाकर रिवर्ट होकर वापस से किस पर आएगी, ओर पर। तो ओर को आप हीट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह से हीट सप्लाई की जा रही है, उसे ध्यान से समझिएगा। इसीलिए इसे बोला जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, कि आप हीट को भेजते हैं और हीट ऊपर से टकराकर यहां से रिवर्ट होकर कहां पर आती है, और पार्टिकल्स पे आती है। अगर आप इन पाथ को ब्लॉक कर देंगे तो यहां पर एयर सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, और अगर आप इन्हें ओपन कर देंगे तो यहां पर एयर सप्लाई सफिशिएंट हो जाएगी। मींस यहां पर आप इस हीटिंग को एयर की एब्सेंस में भी कर सकते हो और इस हीटिंग को एयर की प्रेजेंस में भी कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आप कर सकते हैं। मींस कैल्सिनेशन भी इसी फर्नेस में पॉसिबल है और रोस्टिंग भी इसी फर्नेस में पॉसिबल है। बट बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही केसेस में जो हीटिंग हो रही है यहां पर बिलो इट्स फ्यूजन पॉइंट, या हम बोल सकते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर भी आप मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही उसे हीट करेंगे। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट पर हीट कर देंगे तो और मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद चांसेस है कि उसमें और ज्यादा इंप्योरिटीज उसके साथ एसोसिएट हो जाए। तो और से हम ऑक्साइड बना रहे हैं तो प्रोसेस में कई सारी इंप्योरिटीज आ जाएंगी, जो हमने पहले और का प्योरिफिकेशन किया वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हम कैल्सिनेशन करते हैं और उससे कम टेम्परेचर पर ही हम रोस्टिंग करते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। मींस अब आपको मिल चुका है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि कैल्सिनेशन किस टाइप के लिए और के लिए किया जाता है, और किस टाइप के और्स के लिए रोस्टिंग किया जा सकता है। तो जनरली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। अब एग्जांपल्स देखिए कार्बोनेट ओर्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यहां पर आपने एयर सप्लाई नहीं की, केवल आपने इसे हीट किया, और कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट अगर लें तो जिंक कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस गैस। क्लियर। तो आपने कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में। सिमिलरली दिस मेथड इज generally used for सल्फाइड ओर्स। जैसे कि बात करें ZnS, तो ZnS को ऑक्साइड और बनाना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी तो ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये ZnO प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली यहां पर दूसरे केस की हम बात करें तो FeS2 आप ले लें, आयरन पाइराइट, O2 आप लेंगे तो आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस SO2 गैस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि जो आपको ऑक्साइड और मिलेंगे बच्चों, ये कैसे होंगे, थोड़े पोरस होंगे। ये थोड़े पोरस किस लिए होंगे, क्योंकि जब ये और बनेंगे तो इनसे गैसेस निकलेंगी, तो ये थोड़े से पोरस यहाँ पर हो जाएंगे, इनमें पोर्स जनरेट हो जाएंगे ड्यू बिकॉज यहाँ पर गैसेस का इवोल्यूशन हुआ है और से। क्लियर। तो ये था रोस्टिंग, ये था कैल्सिनेशन। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि हमें एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इस डेफिनेशन को कैल्सिनेशन में लिख देते हैं और इस डेफिनेशन को लिख देते हैं रोस्टिंग में। तो आप ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। अब इतना तो आपको पता है कि यहां पर कैंसिल या सेलेक्ट करना, हम किससे सेलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं, एयर को। तो कैंसिल किस में करना है, कैल्सिनेशन में, इतना ध्यान रखिए, और सेलेक्ट किस में करना है, रोस्टिंग में।
क्लियर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस और एग्जांपल आपने देख लिया कि दोनों मेथड कहां कहां पर एप्लीकेबल होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके एडिशनल बेनिफिट क्या है, कि कैल्सिनेशन प्रोवाइड करने पर और क्या होता है। तो बच्चों एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर। जैसे कि हम बात करें Al2O3.XH2O, या आपने लिया बॉक्साइट और .2H2O, और आपने अगर कैल्सिनेशन किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3, और यहां से H2O एज अ मॉइस्चर यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आप हाइड्रेटेड और का जो H2O उससे हटा सकते हैं कैल्सिनेशन की मदद से। दूसरा पॉइंट यहां पर बच्चे ये हो सकता है, रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज में टेक्स प्लेस। देखो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज क्या होंगी बच्चों, ये आपको पता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं। जो इजीली वेपोराइज हो जाते हैं, हो सकता है कि आपके ओर के अंदर जो ओर है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो मॉइस्चर का रिमूवल आराम से हो सकता है अगर आप उसकी हीटिंग करते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए ओर के अंदर सल्फर की इंप्योरिटी है या नाइट्रोजन की इंप्योरिटीज है, तो ये भी क्या होंगे कि यहां पर ये, वैसे यहां पर आप ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो अभी केवल आप इतना समझें कि वॉलेटाइल इंप्योरिटीज का यहां से रिमूवल हो सकता है। वॉलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपोराइज हो सकते हैं। इस केस को मैं इस तरफ लिखता हूं, रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल इंप्योरिटीज। देखो वहां से वही इंप्योरिटीज रिमूव होंगी जिन्हें केवल हीट प्रोवाइड करने पर वो वेपराइज हो जाए। यहां पर वो इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती है जो एयर की प्रेजेंस में अपने वॉलेटाइल ऑक्साइड्स बना लेती हैं। अगर मान लो ओर के अंदर सल्फर की इंप्योरिटी है या कार्बन की इंप्योरिटीज है, तो ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर वहां से ओर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर सल्फर को कंसिडर नहीं किया क्योंकि यहां पर आप ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड दे रहे हो, तो ऑक्सीजन सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट इस केस में रिएक्ट करके ये वॉलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होकर भी उन अनवांटेड सब्सटेंस का रिमूवल आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये था कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किन कंडीशन पर और इनके एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद बना चुके हैं ऑक्साइड ओर। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी कि ऑक्साइड ओर को मेटल में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों नेक्स्ट है, अब आपको मिल चुका है ऑक्साइड और। अब ऑक्साइड और को आप मेटल बनाएंगे, तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये मेटल कैसी होगी, क्रूड मेटल होगी। मींस ये मेटल कैसी होगी, इम्प्योर मेटल होगी। और इसके बाद एक स्टेप और रहेगी फाइनल, जिसमें आप इस क्रूड मेटल का, इम्प्योर मेटल का प्योरिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्साइड और को मेटल में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ZnO को अगर जिंक में कन्वर्ट करना है, तो इस स्टेप को आप क्या नाम देंगे, रिडक्शन। मींस अगली स्टेप जो हमारी है उसमें हमें किसे स्टडी करना है, रिडक्शन को। और रिडक्शन में बच्चों हमें कौन कौन से केस स्टडी करने, एक केस आप स्टडी करेंगे सेल्फ रिडक्शन का, दूसरा केस आप स्टडी करेंगे बाय रिड्यूसिंग एजेंट, और तीसरा केस हम स्टडी करेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, या हम इसे बोल दें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर। तो अब पहले बात करते हैं सेल्फ रिडक्शन की, जिसे ऑटो रिडक्शन भी बोला जाता है। तो सेल्फ रिडक्शन जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि अपने आप ही उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो जो ऑक्साइड और होगा वो अपने आप ही मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से कन्वर्ट होगा, इसे हम इस तरह से समझते हैं। तो सेल्फ रिडक्शन के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिडक्शन जो कम रिएक्टिव मेटल्स होती है, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, उनमें एप्लीकेबल होता है।
और किसी रिड्यूसिंग एजेंट से आप उन मेटेलिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं जिनके मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी हो, मॉडरेट हो। और ये किन के लिए होगा, हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स के लिए। तो बच्चों ये पॉइंट में यहां पर आपको लिख देता हूं, ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये मेथड एप्लीकेबल होगा फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ मॉडरेट reactive metals, and this method will be applicable for oxides or halides of high reactive metals। हेलाइड बोल सकते हैं, या आप उसका सॉल्ट बोल सकते हो, या आप कंपाउंड बोल सकते हो। हाई रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में भी आप स्टडी कर चुके हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लेकर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आप उसे किस में रिड्यूस कर सकते हो, सोडियम में। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप तीनों केसेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्फ रिडक्शन को। फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कंटेंट है, मींस जो बुक्स वगैरह है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को कवर करती है। सेल्फ रिडक्शन आप स्टडी करेंगे जब आप फर्दर मेटलर्जी क्लास 12th में पढ़ेंगे। बट फिर भी हम देखते हैं कि कौन सी मेटल्स है जिनमें सेल्फ रिडक्शन फॉलो किया जाएगा। सेल्फ रिडक्शन को बच्चों ऑटो रिडक्शन भी बोला जा सकता है। तो फर्स्ट जो रिडक्शन मेथड है वो है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन जो है ये आपको मिलेगा मरकरी के लिए, लेड के लिए, कॉपर के लिए। इनके अंदर हमें सेल्फ रिडक्शन देखने को मिलता है। अब इतनी देर से मैं सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन बोल रहा हूं, तो अब आप समझिएगा कि ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि कॉपर का और आपने लिया कॉपर सल्फाइड, कॉपर पाइरेट, आपने एयर की सप्लाई में इसे हीट किया, और इसे जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O प्लस SO2। तो यहां से SO2 गैस निकल जाएगी, सिंपल पॉइंट। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि यहां पर जो कॉपर ऑक्साइड मिलता है और यहां पर जो कॉपर सल्फाइड, बच्चों इस चीज को ध्यान से सुनिएगा कि कॉपर सल्फाइड ने कॉपर ऑक्साइड बनाया, और ये बनने वाला कॉपर ऑक्साइड बचे हुए कॉपर और सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है। ये बनने वाला जो कॉपर ऑक्साइड है बच्चों Cu2O, ये बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, और यहां पर ये बना लेता है 6Cu प्लस SO2 गैस। तो बच्चों यहां पर आप इसमें जब कॉपर की इंडिविजुअल मेटलर्जी स्टडी करेंगे तो आप लास्ट में स्टेप को पढ़ेंगे कि बेसमर कन्वर्टर नाम की एक मशीन होगी, एक जो इक्विपमेंट होगा जिसके अंदर इस मेथड को फॉलो करवाया जाता है, जिसे बेसमराइजेशन बोला जाता है। तो उसमें हम कॉपर सल्फाइड को हीट में, मींस एयर की सप्लाई में हीटिंग करते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और बनने वाला कॉपर ऑक्साइड ही कॉपर सल्फाइड के साथ मिलकर कॉपर को बनाता है। अब जैसे ही ये कॉपर बनता है तो यहां से, जैसे ही बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ये कॉपर बनता है तो इस कॉपर से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कॉपर से जैसे ही SO2 गैस निकलती है तो आप देखेंगे कि बनने वाला जो कॉपर होगा उस पर कई सारे ब्लिस्टर, मींस छाले जैसे ही, अल्सर जैसे डिजाइंस आपको नजर आएंगी, उस पर ब्लिस्टर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बनने वाला जो कॉपर होता है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी। आप केवल सेल्फ रिडक्शन को समझिएगा, मैंने यहां पर कोई एडिशनल, कोई एक्स्ट्रा केमिकल ऐड नहीं किया जो कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को रिड्यूस करे। कॉपर के कंपाउंड से किसने रिड्यूस किया, कॉपर के कंपाउंड ने ही कॉपर के कंपाउंड से कॉपर को रिड्यूस कर दिया। आपने कोई एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर नहीं डाला। तो बच्चों ये हो सकता है एक सेल्फ रिडक्शन का केस। उसी तरह से मैं बात करूं मरकरी के लिए, तो स्नेबार को भी अगर आप एयर में हीट करेंगे तो ये HgO प्लस SO2 बनाता है। इसमें एक मेथड ये भी है कि हम HgO जो है, अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है Hg प्लस O2 में। कई जगह पर इक्वेशन आपको ये भी मिलती है कि HgS प्लस HgO ये मिलकर क्या बना लेगा, Hg प्लस SO2 बना लेगा।
ऐसे भी सेपरेशन हो सकता है, बट मरकरी का जो ऑक्साइड है वो इतना अनस्टेबल होगा, मींस ये खुद ही हीट की प्रेजेंस में डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाएगा बिना HgS से रिएक्ट किए। इसी तरह से ये रिएक्शन में लेड सल्फाइड के लिए लिख सकता हूं, PbS से PbO बनेगा, और PbO और PbS आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Pb बना लेंगे। तो बच्चों ये ऑटो रिडक्शन का केस है, आप इसे समझिएगा। सेल्फ रिडक्शन कॉपर के केस में, मरकरी के केस में, लेड के केस में पॉसिबल है। ये किन के केसेस में होगा, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनके ऑक्साइड्स के केस में ये प्रोसेस फॉलो हो सकता है। अब हम बात करते हैं बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकेंड रिडक्शन टेक्निक जो है, फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वन इज बाय रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों मैं क्लियर कर दूं कि ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड के लिए होगा, और यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट आप लेंगे वो होगा कोक, कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, और नेक्स्ट होगा एल्यूमिनियम, Al। तो ये तीन रिड्यूसिंग एजेंट हम यहां पर चूज करेंगे जिनसे आप मेटेलिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल में। एक होगा कोक, एक होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक होगा एल्यूमिनियम। कोक के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं क्लास 8th में, जहां पर आपने स्टडी किया था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जिससे एक प्रोडक्ट आपको मिलता था कोक, और उसमें लिखा जाता था कि कोक बहुत अच्छा फ्यूल है, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है मेटलर्जी में। मेटलर्जी में मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसे प्रेफर करते हैं, कोक को प्रेफर करते हैं, कार्बन को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कोक से रिड्यूसिंग मींस रिडक्शन के एग्जांपल्स की। तो बाय यूजिंग कोक, इसका एग्जांपल आप इस तरह से देखिएगा, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अगर आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में। क्लियर है बच्चों? तो आपने जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कर दिया कॉक की हेल्प से। सिमिलरली हम हेमेटाइट को Fe2O3 को कॉक से रिड्यूस करें तो Fe प्लस आपको क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो ये कुछ कॉमन से एग्जांपल्स है बच्चों, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आप बाद में और भी चीजें स्टडी करेंगे। ये रिडक्शन वाला जो पार्ट है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप 12th मेटलर्जी पढ़ेंगे तो आप एलिंगम डायग्राम के साथ इन सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करेंगे, आप सारी चीजें समझ पाएंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट किस पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए ज्यादा सुटेबल है। जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस करना बेटर होगा, या किन कंडीशन पर वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करना उसके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा कन्वीनियंट है, लेस एक्सपेंसिव है। सारी चीजें आपको बाद में डिटेल में स्टडी करने को मिलेंगी। अभी केवल आप इतना समझें कि हम कोक की मदद से ऑक्साइड को मेटल बना देंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में। दूसरा केस बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो CO की हेल्प से किस तरह से रिडक्शन होगा, तो जैसे कि वही एग्जांपल हम लें, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये इसे रिड्यूस कर देगा जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर जो बच्चों जिंक ऑक्साइड था, ये जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो चुका है जिंक में, और कार्बन मोनोऑक्साइड ने इससे यहां पर इस तरह से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और कार्बन मोनोऑक्साइड के एग्जांपल्स की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के और एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसी एग्जांपल को अगर फिर से रिपीट करें तो Fe2O3 प्लस CO, इसे आप हीट करेंगे तो आपको Fe प्लस CO2 गैस इस तरह से मिल जाएगी। तो ये इक्वेशंस आपको देखने को भी मिलेंगी। जब आप आयरन की मेटलर्जी को इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आयरन मेटलर्जी में जो और होता है उसके साथ हम कोक को भी मिक्स करते हैं, और कोक वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कोक से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो वो भी और को ऑक्साइड और को मेटल में रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये एक केस हमने देखा बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। अब तीसरा हम बात करते हैं बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। बच्चों एल्यूमिनियम वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। व्हेन एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इन मेटल्स।
तो मेटल ऑक्साइड को अगर मेटल में रिड्यूस करने के लिए एल्यूमिनियम को अगर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जाएगा, देन दिस प्रोसेस इज नॉन एज थर्माइट प्रोसेस। बच्चों इसे क्या बोला जाएगा? थर्माइट प्रोसेस बोला जाता है, या हम इसे बोलते हैं गोल्डस्मिथ एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस या गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक मेथड। तो थर्माइट प्रोसेस में क्या होगा, जब एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इस प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम होगा और इसे बोला जाएगा थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट मेथड या गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल में भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पर एनसीईआरटी में कई जगह पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए बच्चों इस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा। थर्माइट प्रोसेस का एक एग्जांपल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो ये है, Fe2O3 के साथ हमने मिक्स किया एल्यूमिनियम को। क्लियर? और ये वाला जो मेथड है ये यूज में लिया जाता है, यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक में जो गैप्स आ जाते हैं उन रेलवे ट्रैक के, या कोई जो ट्रैक कहीं ब्रेक हो जाता है तो उसे ज्वाइन करने के लिए या उन गैप्स को फिल करने के लिए हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को साथ में रखते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं। मैग्नीशियम रिबन के थ्रू आप इस मिक्सचर को हीट प्रोवाइड करेंगे, और जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, हीट की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम यहां से आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बना लेगा Al2O3 और साथ में यहां पर आपको मेटल मिलेगी। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो थर्माइट प्रोसेस है ये थर्माइट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। थर्माइट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, मींस इस प्रोसेस में इतनी ज्यादा हीट लिबरेट होगी कि बनने वाली मेटल आपको किस स्टेट में मिलेगी? मोल्टन स्टेट में मिलेगी। तो सपोज कीजिए कि जैसे इन दो यहाँ पर इस तरह से गैप था, आपको इसे फिल करना है या इसे ज्वाइन करना है, तो आपने यहाँ पर मिक्सचर फिल किया Fe2O3 और एल्यूमिनियम का, और जैसे आप हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में Al2O3 होगा जिसे आप अलग कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मोल्टन स्टेट में मिलेगा बच्चों ये क्या होगा? आयरन। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये आयरन से ये जो गैप यहाँ पर आ गया था वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने के लिए जो मेथड काम में लिया जाता है थर्माइट प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम के साथ आप किसे लेते हैं? आयरन ऑक्साइड को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि रेलवे ट्रैक ज्वाइन करने के लिए जो इसका मिक्सचर लिया जाता है ये फिक्स रेशियो में लिया जाता है, 3:1 में। इसे ध्यान रखिएगा, और इस पर्टिकुलर रेशियो पर जो मिक्सचर बनेगा इससे बोला जाता है थर्माइट मिक्सचर। क्लियर? इसे बोला जाएगा थर्माइट मिक्सचर। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थर्माइट मिक्सचर में थर्माइट मिक्सचर कौन सा होगा। तो एग्जाम में आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए Al2O3 प्लस Fe दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिए Fe2O3 और एल्यूमिनियम में थर्माइट मिक्सचर होगा, और 3 हमें किस तरफ लिखना है? जिस तरफ 3 होगा। तो दोनों फॉर्मूला में किस तरफ 3 है? Fe2O3 में, तो इस तरफ ये आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है। ये थर्माइट मिक्सचर है। और थर्माइट प्रोसेस की कोई केमिकल रिएक्शन तो और रिएक्शंस पॉसिबल है। आप क्रोमियम का ऑक्साइड लो, मैंगनीज का ऑक्साइड लो, इन सब का रिडक्शन हम एल्यूमिनियम से कर सकते हैं। तो आपको Al2O3 और साथ में क्या मिलेगा? क्रोमियम मेटल मिलेगी। तो बच्चों ये थे रिडक्शन मेथड, जिसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया। अब हमें नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब बहुत पावरफुल रिडक्शन जिसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? इलेक्ट्रिसिटी की। और ऐसी रिक्वायरमेंट कहाँ हो सकती है? जब हाई रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप कंप्लीट कर चुके हैं रिडक्शन तक। नाउ वी विल कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन योर नेक्स्ट लेक्चर।